ठीक है, दोबारा से देखते हैं। मशमदार और जागीरदार, ये पाठ है भाई। पाठ का नाम क्या है? 16वीं से 17वीं शताब्दी। लाल किला। मुग़ल कौन थे? जब ये याद किया था अपन ने, माता से भी मंगोल, है ना। माता से भी मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। और पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 404 है ना, के वंशज थे। और चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृति व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज़ खान, चीनवाड़ा, मंगोलिया वाड़ा, है ना। तो इसको वो नहीं बढ़ावा देते थे, वो अपने को मानते थे क्या, यह स्मृति मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित है। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर के वंशज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल सैन्य अभियान 1526 से 1530, ये याद कर लिया है ना। 1504 में काबुल, 1494 में परगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया। और ये अकबर के शासन है। 1605 विजय का क्रम है, ये है, ये याद होना चाहिए कि भाई सबसे पहले कौन सी की थी। चित्तौड़ की विजय को प्राप्त करके अकबर ने कौन से अभियान पे गया था। यहाँ पर पटना को जीतने के बाद अकबर ने कौन सा अभियान छेड़ा था, वगैरह वगैरह। चित्तौड़ 1568, रणथंभौर 69, पहले चित्तौड़ इसके बाद में रणथंभौर 69। बीजापुर गोलकुंडा 85 से 87, 1 साल का फर्क है। और पटना और बंगाल 74 और 74 है दोनों। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, ठीक है। जहांगीर की माँ कछवा, ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आया था। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर यानी आमिर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर के रूप में वापस कर दी। यार वो क्रम और था ना, आ गया शायद वो। अरे वो पार्ट पढ़ दिया अपन ने, है ना, वो पार्ट पढ़ दिया अपन ने, ये है। अब पढ़ते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। एक मिनट। जात की संख्या एक, भाई मनसबदार अन्य और जागीरदार। शुरू में ज़्यादातर सरदार, ये पढ़ लिया। ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था।
यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। जात की संख्या और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दबवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। जागीर, एकताओं। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे उसमें देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर ये मनसबदार है भाई, और ये इसके सवार है। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर फिर ये क्या है? जात की श्रेणी। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से पद ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। कितने थे अकबर के समय? 29, जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या भाई 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया है? हाँ, वास्तव में बढ़ गया है भाई। खां तो 29 है ना, और खां 79 है। औरंगजेब, ये अकबर है, ये औरंगजेब है। जब्त और जमींदार।
मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1576 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त देसाला बंदोबस्त किसके समय? अकबर के समय। टोडरमल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे दोबारा देखे यार। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताइए, देसाला बंदोबस्त दिया था टोडरमल ने किसके समय? अकबर के 1570 से 1580। बताइए, जब्त किसे कहते हैं? जब्त का मतलब है प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। गुजरात और बंगाल क्यों भाई? कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। जमींदार कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। शाहजहाँ के राजकाज के एक लघु चित्र के बोरे जहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए। शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र के बोरे शाहजहाँ के काल का चित्र है, लेकिन बनाया किसका है? जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हैं। ये भाई साहब रिश्वत तो भी काफ़ी मात्रा में फैल रही है। किसान को सजा देते हुए, गरीब किसान को सजा देते हुए। अकबरनामा और आईन अकबर, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
क्या आया था देख। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। कितने जिल्दों में लिखा? 3। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। पूर्वजों का बयान है पहली जिल्द में। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण। अच्छा, क्या क्या मिलता है इसमें, है ना। पहली जिल्द तो क्या है? पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी में क्या है? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। ठीक है ना। अब वो पूछ सकता है, बताइए जो अकबरनामा है उसकी दूसरी जिल्द में किसका उल्लेख है? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द है आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, है ना। तीसरी जिल्द, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण। यानी कि भाई मजदूरी की रेट क्या थी, या फिर मजदूरी के कितने रुपये दिए जाते थे, कितने घंटे काम करते थे, ठीक है ना, क्या क्या काम था, वगैरह वगैरह। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। इसके हाथ में क्या है? ये है अबुल फजल। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। इनमें एक और समय के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। ये चौकोर की बात है। चौकोर की तो ये है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसा वैभवशाली बने। चंद्रमा जैसी, ये गोल मोहर का अर्थ ये है। लिख रखी है इसमें, अक्षर लिख रखे हैं, वो अपने समझ में नहीं आ रहे हैं, उर्दू में है।
नूरजहाँ का फरमान। सुलह कुल। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। सुन्नी और शिया और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। ईसाई और यहूदी ये बटे हुए हैं। ईसाई धर्म भी बटा हुआ है। देख, ईसाई और यहूदी। ईसाई में जैसे कि प्रोटेस्टेंटवादी और कैथोलिक, और मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में सुन्नी और शिया एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। सुलह कुल, कोई दिक्कत नहीं। 7वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल 8000 बहुत बड़ी संख्या है यार। 8000 में से 445 ही थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त था। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। शाहजहां के धर्म की बात है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 60% मिल रहा है भाई। 61.5 वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनिक किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। दोबारा देख लें। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 7वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न
क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली कैसे बनने लगे। उनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। 18वीं शताब्दी तक कल्पना कीजिए, बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र क्या थी। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? ये समझ में नहीं आया यार। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, ठीक है, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ये पाठ था भाई, कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। सुलह कुल, नूरजहाँ का फरमान। नूरजहाँ का फरमान है, उस समय का है। गोल मोहर, ये शायद है ना, ये गोल मोहर जैसे कि कोई गोंद वगैरह कुछ ऐसा तरल पदार्थ होता था, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा, जो इसको उस पर लगा के और जब फिर टप्पा देते थे। आई समझ में? जैसे कि कोई पत्र है तो उसकी ये कोना और इसके कोना जब इस पे देते थे, जिससे पता रहता था कि हाँ भाई इसे ये किसी ने नहीं खोला है। फिल्म ही एक बॉलीवुड की शायद राजा महाराजा को, उसमें देखा था ये गोल मोहर, ब्लैक ब्लैक। राजा ही बना सकता था ये मोहर, राजा को ये अधिकार था। ठीक, चित्तौड़गढ़ 1568, रणथंभौर 1569, चित्तौड़ 1568, रणथंभौर 72, गुजरात 72, मालवा 61। सबसे पहले मालवा, मालवा के बाद में है चित्तौड़ और रणथंभौर। इसके बाद में बीजापुर गोलकोंडा 85, 87, 86 रह गया, और बंगाल 74। यानी सबसे पहले मालवा, फिर चित्तौड़, रणथंभौर, इसके बाद में पटना और बंगाल है ना, पूर्वी साइड। लेकिन इनसे पहले गुजरात अभियान है, फिर ये है पटना बिहार, और इनके बाद में लास्ट है दक्षिण का, बीजापुर और गोलकोंडा। फिर लास्ट में है, नहीं 86 में कश्मीर है भाई, बीजापुर हो गया 85 में ना, 86 में कश्मीर, और फिर 87 में है गोलकोंडा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। क्वेश्चन तो रह रहे हैं अभी, क्वेश्चन तो देख भैया। सही जोड़े बनाए। मनसब का मतलब है पद, मंगोल का मतलब है मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, राठौड़ राजपूत मारवाड़, राठौड़ है रे, मारवाड़ है रे, देख राठौड़ है रे, मारवाड़ है। नूरजहाँ
जहांगीर। किस तरह बने? दक्कन की 5 सल्तनत: बरार, खानदेश, अहमद नगर। दक्कन की 5 सल्तनत: बरार, खानदेश, अहमद नगर। दो और है भाई। दक्कन की 5 सल्तनत: बरार, खानदेश, अहमद। बीदर है एक। यदि जाति एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सवार उनके पद को दिखा हैसियत। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके पता नहीं है यार, लेकिन ऑप्शन होता तो बता देते। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी आईन अकबर के विचार को करने में मदद की, जिसके द्वारा वे नहीं सुलह-ए-कुल के विचार को करने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों के बने समाज पर राज्य कर सका। देख लेंगे इनको ना। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मुगल, मनसब, जागीरदार। मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार, सुलह-ए-कुल, ज्येष्ठाधिकार, दायाद, जब्त, जमींदार। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका थी? शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण है? मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? वो खून खराबे की बात थी, वो पसंद नहीं थी मुगलों को। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, इस बात को वो बहुत तवज्जो देते थे। इस वजह से भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? नहीं, चुनौती नहीं है। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? हाँ, बाकायदा। क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? आइए करके देखें। मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर उनके तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाइए कि जिस नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा था। मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार, सुलह-ए-कुल, ज्येष्ठाधिकार, शहदायाद यानी कि भाइयों को बांट देना, जब्त, जमींदार। लेकिन है ना, ये देखिए, एक तो देखना है दक्कन की 5 सल्तनत। दक्कन की 5 सल्तनत ये कहाँ से गए? उनतीस अकबर के समय 29 और औरंगजेब के समय 79। जागीर वतन मनसबदार था ना, तो उसका था पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व। जो सैन्य उत्तरदायी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। सवार की पूछा था उसने। उन्हें सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राज्य से एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में जिन्हें जागीर एकताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते और न ही उन पर प्रशासन करते थे।
तकरीबन एकताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। सवार बरार यार कहाँ है वे? इसमें ये नक्शा में बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। मनसब यानी कि सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक, चल जाने दे, है ना, देख लेना। ये तो कर दिया अपन ने। मनसब पद मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया, राजपूत, मेवाड़, राठौड़, मारवाड़, नूरजहां, जहांगीर। दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। ये शायद बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके प्रतिष्ठा को दिखाता था। ऐसे ही है। अबुल फजल ने उसकी सुलह कुल के विचार को करने में मदद की। अबुल फजल ने सुलह कुल की नहीं, सुलह कुल तो उसकी खुद की थी, आईन अकबरी विचार को करने में मदद करनी, जिसके द्वारा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों से बने समाज पर राज कर सका। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।